इससे पहले हमने देखा ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर कि जब ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हमने इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके लिए क्यू लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं और उनके थ्रू उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक और अप्रोच जो ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम्स के थ्रू अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच। डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच का जो काम करने का प्रोसीजर है वो ये कि ये सर्चिंग डेप्थ वाइज स्टार्ट करता है। जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने बात की थी कि पहले हम फर्स्ट लेवल को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट लेवल को ट्रैवर्स करते हैं और फिर ट्री के नेक्स्ट लेवल को ट्रैवर्स करते हैं एंड सो ऑन। डेप्थ फर्स्ट सर्च की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम जिस एक नोड को एक्सपेंड करते हैं उसके चाइल्ड नोड तक जाते हैं, बिल्कुल बॉटम के अंदर जाते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। और इसकी वजह से समटाइम्स जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है इसको बैक ट्रैकिंग सर्च भी कहा जाता है, या इसकी बेस के ऊपर बैक ट्रैकिंग सर्च जो है वो इजीली इम्प्लीमेंट की जा सकती है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव के अंदर बात करें तो डेप्थ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है यूज़ किया जा सकता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के जो काम करने का प्रोसीजर है वो लीफो प्रोसीजर यूज़ करता है, विच मीन्स लास्ट एंड फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में स्टैक के अंदर रखा गया होगा वो सबसे पहले स्टैक से ट्रैवर्स किया जा सकता है, विज़िट किया जा सकता है। अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के वर्किंग मैकेनिज़म्स की बात करें, जैसा हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस भी किया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं नोड 1 जो है वो हमारी स्टार्टिंग नोड है और नोड 1 से हम नोड 2 को विज़िट करेंगे। नोड 2 के अंदर 2 चाइल्ड नोड्स हैं, नोड 3 एंड 13। नोड 2 से पहले जो ओपन हुई है 3, हम उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद 13 को विज़िट करने के बजाय नोड 3 को फर्दर एक्सपेंड करेंगे और उसकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर 2 नोड्स हैं 4 एंड 12, उसमें से हम 4 को विज़िट करेंगे। नेक्स्ट 4 से हम नोड 5 के ऊपर जाएंगे और उसके बाद 6 नोड के ऊपर जाएंगे। जब 6 नोड तक हम आए हैं तो नोड 6 के बाद इसके कोई भी चाइल्ड नोड एग्जिस्ट नहीं करती, हम प्रीवियस नोड के ऊपर वापस जाएंगे विच इज़ नोड 5। नोड 5 के पास और कोई दूसरी नोड मौजूद नहीं है, हम प्रीवियस नोड के ऊपर जाएंगे नोड 4। नोड 4 में हमने नोड 5 को विज़िट कर लिया। अब नोड 4 के चाइल्ड के अंदर नोड 7 मौजूद है, 7 को विज़िट किया जाएगा। 7 को विज़िट करने के बाद नोड 8 विज़िट होगी। नोड 8 विज़िट होने के बाद नोड 9 विज़िट होगी। अब 9 के चाइल्ड के अंदर कोई भी और नोड मौजूद नहीं है, वापस से 8 के ऊपर जाएंगे। 8 के चाइल्ड में और कोई नोड मौजूद नहीं है तो 7 पर जाएंगे। 7 के चाइल्ड में नोड 10 मौजूद है, 10 को विज़िट करेंगे और उसके बाद नोड 11 को विज़िट करेंगे। नाउ अगेन 11 के चाइल्ड में अब कोई और नोड मौजूद नहीं है तो वापस नोड 10 के ऊपर जाएंगे। नोड 10 का और कोई सिबलिंग नहीं है, नोड 7 के ऊपर वापस जाएंगे। इसी तरह से नोड 7 का और कोई सिबलिंग नहीं है तो हम नोड 4 के ऊपर वापस जाएंगे और वहाँ से नोड 3 का एक और ऑफस्प्रिंग मौजूद है, एक और चाइल्ड मौजूद है 12, उसको विज़िट करेंगे। फिर 2 पर वापस जाएंगे और 13 को विज़िट करेंगे। नाउ 13 से 14 एंड देन 15 एंड 16 सो ऑनवर्ड्स। इस तरह से डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम ट्रैवर्सिंग करते हैं और किसी भी नोड को सर्च कर रहे होते हैं। सेम एग्जांपल हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और इसको देखेंगे कि कौन से नोड्स को ये एक्सपेंड करता है और उसके बाद कितने टाइम के अंदर हम गोल नोड तक पहुंच सकते हैं। सिमिलरली हम सबसे पहले एस नोड को विज़िट करेंगे। एस हमारी पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड को विज़िट करने की कोई भी कॉस्ट नहीं है। जब हम सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एस है। एस को जब हम विज़िट करेंगे तो हमारे पास 3 नोड्स ओपन हो जाएंगी, नोड ए, बी एंड सी। ए, बी, सी में से सबसे पहले हम ए को विज़िट करेंगे। जब हमने ए को विज़िट किया तो फिर यहाँ पर डी एंड ई जो है वो हमारे पास डी, ई एंड जी 3 नोड्स हमारे पास और ओपन हो जाएंगी। डी, ई एंड जी में से जो फर्स्ट डेप्थ ए की अवेलेबल है दैट इज़ डी। सबसे पहले हम
डी, ई और जी में से डी को विज़िट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी और सी ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन स्टैक की टॉप के ऊपर इस वक्त चूँकि डी पड़ा हुआ है, तो हम जो भी लेटेस्ट आइटम सबसे पहले इंसर्ट हुआ है, हम सबसे पहले उसी को एक्सपेंड करेंगे। सो आपने देखा जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात कर रहे थे तो उसके अंदर जो भी न्यू नोड्स होती थी उसको हम एंड के ऊपर अपेंड करते थे, और यहाँ पर जो भी न्यू नोड्स आ रही हैं उनको हम जो स्टार्ट है, जो बिगनिंग है, वहाँ पर अपेंड कर रहे हैं। सो ये बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर इनके बिहाइंड इम्प्लीमेंटेड होता है, उन डेटा स्ट्रक्चर्स का भी डिफरेंस आप कह सकते हैं, या जो एल्गोरिदम्स हम यूज़ कर रहे हैं उन एल्गोरिदम्स का बिहेवियर इस तरह का है कि उनके लिए ये पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स हमें इम्प्लीमेंट करते वक्त यूज़ करने पड़ते हैं। सो नाउ हम डी को विज़िट करेंगे। डी को विज़िट करने से कोई नई नोड हमारे पास ओपन नहीं हुई। नेक्स्ट नोड जो हमारे पास मौजूद है इज़ ई। नेक्स्ट हम ई को विज़िट करेंगे। ई को विज़िट करने के बाद जो नेक्स्ट नोड हमारे पास मौजूद है इज़ जी, क्योंकि ई के बाद और कोई नई नोड ओपन नहीं हुई है, सो हम जी को विज़िट करेंगे एंड जी इज़ आर गोल स्टेट। सो अगर हम इसको देखें तो हमने जस्ट 5 नोड्स को एक्सपेंड किया है, और 5 नोड को एक्सपेंड करने से हम गोल स्टेट तक पहुंच गए हैं। सो इन फ्यूचर जो हम पाथ सेलेक्ट करेंगे, जो एजेंट जिस पाथ के थ्रू नेक्स्ट टाइम विजिट कर सकता है, दैट वुड बी SAG। सो ये वही पाथ है जिसको हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू भी सर्च किया था। सो मेजरली ब्रेथ फर्स्ट सर्च की वर्किंग में और डेप्थ फर्स्ट सर्च की वर्किंग में जो नोड या पाथ सर्च हुई है, जिस पाथ के थ्रू गोल स्टेट तक एजेंट पहुंचा है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया इस पर्टिकुलर केस में। सो हम S से A और A से G के थ्रू गोल नोड के ऊपर पहुंच सकते हैं, और इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट इन फ्यूचर एजेंट को पे करनी पड़ेगी जब S से A और G के थ्रू विजिट करेगा, दैट वुड बी 18। यहाँ पर आप एक और चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च ने भी SAG पाथ सेलेक्ट की थी, डेप्थ फर्स्ट सर्च ने भी SAG पाथ सेलेक्ट की है, जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास एक और पाथ अवेलेबल है विच इज़ SCG। और S से C के थ्रू अगर हम G के ऊपर पहुँचें तो उसकी कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी वो 13 है, विच इज़ ऑप्टिमल वन। सो S से G तक जाने की 3 ही पाथ्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम A के थ्रू जाएंगे तो उसकी कॉस्ट 18 है, B के थ्रू जाएंगे तो उसकी कॉस्ट 21 है, C के थ्रू जाएंगे तो उसकी कॉस्ट 13 है। सो 18, 21 एंड 13 में से मोस्ट ऑप्टिमल वन जो है इज़ 13। लेकिन हम देख सकते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च ने और उससे पहले ब्रेथ फर्स्ट सर्च ने भी ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट नहीं की, और उसके मुकाबले में एक लेस ऑप्टिमल पाथ जो है वो फाइंड आउट की। सो जो हमारे पास पाथ सेलेक्ट हुई है इज़ SAG, और उसकी कॉस्ट जो है वो 18 है। लेकिन अगर हम देखें कि ट्रैवर्सिंग कॉस्ट हमने कितनी पे की है, सो S से A तक जाने की कॉस्ट 3 थी, A से D तक जाने की कॉस्ट 3 विच बिकम्स 6, A से E तक जाने की कॉस्ट 7 विच बिकम्स 13, और A से G तक जाने की कॉस्ट 15 विच बिकम्स 28। सो टोटल 28 कॉस्ट पे की है, और 5 नोड्स को विजिट करके हम सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च की अगर हम बात करें, डेप्थ फर्स्ट सर्च इज़ एप्रोप्रिएट सर्च व्हेन वी हैव स्पेस रिस्ट्रिक्शंस। हमारे पास स्पेस जो है, कंप्यूटेशनल स्पेस या स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, एंड इफ़ देयर आर मैनी सॉल्यूशंस perhaps with long paths, particularly for the case where nearly all paths lead to a solution, or the order in which the neighbors of a node are added to the stack can be tuned so that solution are found on the first try. So अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर एक से ज़ायद सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, या हमारे पास स्पेस रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं कि जहाँ पर हम ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, या हमारे पास इस तरह का वो सिनेरियो मौजूद है कि जहाँ पर डेप्थ वाइज जो गोल की कॉस्ट है या पाथ है उसको ट्यून किया जा सकता है कि
जो इनिशियल हमारे डेप्थ्स डेप्थ्स हैं उनके अंदर गोल स्टेट एग्जिस्ट कर रही हो, तो ऐसी सूरत में डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ किया जा सकता है। या इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है एनवायरनमेंट के बारे में या हमारे प्रॉब्लम के बारे में, तो उस सूरत में ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों में से कोई भी सर्च यूज़ की जा सकती है। बट ऑब्वियसली डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है इसके कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस इट इज़ पॉसिबल टू गेट कॉट इन इन्फिनिट पाथ्स, जैसे हमने देखा था ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर भी हो सकता है कि लूप्स इम्प्लीमेंट हो जाएं। फॉर इंस्टेंस हम एस से ए के ऊपर गए हैं और ए से जब हमने फॉर इंस्टेंस डी नोड को ओपन किया है, तो लेट्स सपोज अगर डी से वापस एस तक जाने के लिए कोई पाथ अवेलेबल होती, तो हम डी से एस के ऊपर जाते, एस से फिर ए के ऊपर जाते, ए से डी, और ये एक साइक्लिक पाथ जो है वो बन सकती थी। सो अगर इस तरह की कोई लूप्स बन रही हों, लूपिंग स्ट्रक्चर बने हुए हों हमारे ट्री के अंदर या ग्राफ के अंदर जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उस सूरत में डेप्थ फर्स्ट सर्च एक प्रॉब्लम बन सकता है। एक और केस कि अगर जो सॉल्यूशन है वो बहुत डीपर लेवल के ऊपर जाकर अवेलेबल है, मल्टीपल नोड्स हैं और उन मल्टीपल नोड्स में लास्ट डेप्थ्स के ऊपर अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उस सूरत में भी डेप्थ फर्स्ट सर्च को सर्चिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो इन 2-3 प्रॉब्लम्स की सूरत में डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ नहीं किया जा सकता। कुछ वीडियोज़ हैं जो डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च की वर्किंग से रिलेटेड हैं। इन वीडियोज़ को हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की तरफ मूव करेंगे। सो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का जो डिफरेंस है डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के साथ, वो ये है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर हम जो सर्चिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो सर्च स्ट्रेटेजी हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर होती है। ऑल्दो जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, ये इन शॉर्ट जिसको हम यूसीएस बोलते हैं, ये एक ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम है, ब्लाइंड सर्च अप्रोच है, लेकिन इसके बावजूद यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करती है। ब्लाइंड सर्च है, लेकिन जब भी नोड्स को विजिट करना होता है तो डिसीजन कॉस्ट की बेस के ऊपर लिया जाता है, ना कि लोकेशन की बेस के ऊपर के नोड कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है वो एक प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करती है और प्रायोरिटी क्यू की बेस के ऊपर वैल्यूज़ को एक्सेस करने की कोशिश करती है। डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आपने पढ़े हैं और क्यू और स्टैक का आइडिया है, तो वहाँ पर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रायोरिटी क्यू को भी डिस्कस किया होगा एंड उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वैल्यूज़ को क्यू के अंदर, प्रायोरिटी क्यू के अंदर किस तरह से ऑर्डर किया जा सकता है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर एक और एजम्पशन जो हम लेकर चलते हैं इज़ कि जितनी भी नोड्स मौजूद हैं, हम एज्यूम करते हैं कि तमाम नोड्स स्टार्टिंग नोड से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं और स्टार्टिंग नोड से उन तमाम नोड्स को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम वर्किंग देखेंगे कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सेम प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद है जिसको हमने इससे पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की है, और अब इसी एग्जांपल को हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्टिंग में हमारे पास सिमिलरली एस नोड अवेलेबल है और एस को जब हम विजिट करेंगे तो हमारे पास 3 पाथ्स ओपन हो जाएंगी, ए, बी एंड सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पिक्चर्स मैंने शो की हुई हैं। एक पिक्चर जो टॉप के ऊपर है वो सेम वही पिक्चर है जो इससे पहले हम यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस एल्गोरिदम्स के अंदर, जिसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम के बारे में हमारे पास पाथ्स अवेलेबल हैं।
और उसके नीचे एक और पिक्चर ड्रॉ की हुई है मैंने, जिसमें एस से तमाम नोड्स को डायरेक्टली विज़िट करने के लिए पाथ्स अवेलेबल हैं, और उनके लिए जो एक्चुअल पाथ उनकी बन रही है एस से उस नोड तक जाने की, वो कॉस्ट मेंशन हुई भी है। लाइक एस से अगर हमने ए के ऊपर जाना हो तो उसकी कॉस्ट 3 है, और बॉटम पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं उसकी कॉस्ट 3 ही मेंशन हुई हुई है। लेकिन जब हम एस से डी के ऊपर जाएंगे, सो अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि जब हमने यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर किसी नोड को विजिट करना होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि तमाम नोड्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं और उनको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है स्टार्टिंग नोड से। सो अब हम एस से डी का डिस्टेंस जो है वो 3 नहीं लिख सकते, बल्कि हम एज्यूम करेंगे कि हम एस से डायरेक्टली डी को अप्रोच कर रहे हैं, तो एस से ए तक का डिस्टेंस, एस से ए तक की कॉस्ट प्लस ए से डी तक की कॉस्ट, ये कंप्लीट कॉस्ट जो है एस से डी तक का डिस्टेंस होगा, और इस कॉस्ट को हम मेंशन कर रहे होंगे। सो एस से डी तक जाने की कॉस्ट जो 6 लिखी है, उसकी रीज़न ये है कि हम एस से 6 कॉस्ट पे करके डायरेक्टली डी तक जा सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग ए। ये जो वर्किंग हम सेकंड पिक्चर के अंदर शो कर रहे हैं, ये बेसिकली सारी वर्किंग है जो एजेंट खुद से बैकएंड के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा होता है जब भी उसने सर्च स्पेस के ऊपर गिवन प्रॉब्लम को मैप करना होता है। तो इस तरह का इंटरनल मैप जो है वो एजेंट खुद से डिज़ाइन कर सकता है, जिसको हम प्रायोरिटी लिस्ट के प्रायोरिटी क्यू की सूरत में स्टोर करते हैं। सिमिलरली एस से ई तक जाना हो तो एस से ए तक जाने की कॉस्ट 3 है और ए से ई पर जाने की कॉस्ट 7 है। सो एस से ई तक जाने की कॉस्ट अल्टीमेटली 10 बन जाएगी, एंड सिमिलरली बाकी कॉस्ट मेंशन हुई हुई हैं। सो एस को विजिट करने की कॉस्ट 0 है, लेकिन एस से 3 पाथ्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बी, ए एंड सी। सो अब हमने इनको प्रायोरिटी क्यू के ऑर्डर में लिखा हुआ है, जिस नोड की कॉस्ट सबसे कम है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी। सो बी की कॉस्ट 1 है, ए की कॉस्ट 3 है और सी की कॉस्ट 8 है। सो सबसे पहले हम बी को विजिट करेंगे। जब हमने बी को विजिट किया तो बी से जी तक जाने की एक पाथ ओपन हो गई है और इसकी कॉस्ट 21 है, जैसा कि आप नीचे जो पिक्चर दी गई है उसके अंदर देख सकते हैं। सो बी को विजिट करने से एक नोड हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हुई है। प्रायोरिटी क्यूब के अंदर इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी नोड हमारे पास मौजूद है इज ए। सो नेक्स्ट हम ए को विजिट करेंगे। ए को विजिट करने से 3 नोड्स हमारे पास और ओपन हो गई हैं, डी, ई एंड जी। सो डी की कॉस्ट 6 है, सी हमारे पास ऑलरेडी ओपन था, उसकी कॉस्ट 8 है, ई की कॉस्ट जो है वो 10 है। सो ई को प्रायोरिटी क्यू के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली सॉर्ट करके सी के बाद एंटर किया गया है, और जी की कॉस्ट 18। जी को अगर हम वाया बी विजिट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट 18 है, और जी को अगर वाया सी हम विजिट करेंगे, वाया ए हम विजिट करेंगे तो उसकी कॉस्ट, जी को वाया ए हम विजिट करेंगे तो उसकी कॉस्ट 18 है, और जी को अगर हम वाया बी विजिट करेंगे तो उसकी कॉस्ट 21 है। नेक्स्ट नोड जिसको हम ओपन करेंगे इज डी। डी तक जाने की कॉस्ट 6 है। डी से नेक्स्ट हमारे पास कोई भी नोड ओपन नहीं हो रही, सो नेक्स्ट हम सी को विजिट करेंगे। सी को विजिट करने से हमारे पास एक और पाथ ओपन हो जाएगी, जी ऑफ सी, जिसकी कॉस्ट 21 है। नेक्स्ट हम ई को विजिट करेंगे। ई को विजिट करने से कोई नई पाथ ओपन नहीं होगी। इसके बाद हम जी ऑफ सी को विजिट करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में टॉप प्रायोरिटी नोड जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है इज जी ऑफ सी, और इस तक जाने की कॉस्ट 13 है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है उसने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, और उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन के थ्रू हमने बेस्ट पाथ सर्च कर ली है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन फ्यूचर एजेंट जिस पाथ को यूज़ कर रहा होगा दैट वुड बी SCG, और इसकी कॉस्ट जो एजेंट को पे करनी पड़ेगी दैट वुड बी 13। यहाँ पर अगर हम देखें कि नोड्स टोटल कितनी विजिट की हैं हमने इस सॉल्यूशन को सर्च करने के लिए, तो S, B, A, D, C, E एंड G
सो टोटल 7 नोड्स हमें विजिट करनी पड़ी हैं जिसके थ्रू हमने अपने सोल्यूशन को सर्च किया है। जो ट्रैवर्सिंग कॉस्ट हमने पे की है, ए को हमने विजिट किया है उसकी कॉस्ट 3, बी को विजिट किया उसकी कॉस्ट 1, सी को विजिट किया उसकी कॉस्ट 8, सो दैट बिकम्स 12। उसके अलावा डी और ई को हमने विजिट किया है, उन दोनों की कॉस्ट हम ऐड करेंगे, दैट बिकम 22, प्लस हमने सी से जी को विजिट किया है और उसकी कॉस्ट 5 है, सो 27 कॉस्ट पे करके हमने इस इस प्रॉब्लम के ऊपर ट्रैवर्सिंग की है। सो ट्रैवर्सिंग कॉस्ट जो है वो हमारे पास 27 आ जाएगी, जो सोल्यूशन कॉस्ट हमारे पास होगी दैट वुड बी 13। यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं जो प्रीवियस अप्रोचेस हमने डिस्कस किए हैं उनके साथ, और आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ नोड्स जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने यूज़ किया था दैट वाज 7, लेकिन 7 नोड्स को जब हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर विजिट किया था तो उस वक्त हमें अराउंड 38 कॉस्ट पे करनी पड़ी थी ट्रैवर्सिंग कॉस्ट। डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर ट्रैवर्सिंग कॉस्ट 28 थी, एंड बावजूद इसके कि हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च से ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स को विजिट किया, लेकिन स्टिल ट्रैवर्सिंग कॉस्ट जो पे की है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर दैट इज़ 27 विच इज़ मिनिमम। यानी कम से कम ट्रैवर्सिंग कॉस्ट पे करके हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। एक और हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है, इसको हम देखते हैं। हमारे पास टॉप के ऊपर आप देख रहे होंगे एस से हमने गोल नोड तक जाना है विच इज़ जी, और उस तक जाने के लिए डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल हैं। फॉर इंस्टेंस एस से अगर हम विज़िट करना चाहें तो हम एस से पी पर जा सकते हैं, एस से ई के ऊपर जा सकते हैं, या एस से डी के ऊपर जा सकते हैं, एंड सो फोर्थ, मल्टीपल पाथ्स उसके बाद भी अवेलेबल हैं। सो हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो जब हम एस को विजिट करेंगे इनिशियल कॉस्ट हमारे पास 0 है, एस से डी को विजिट करने की कॉस्ट 3 है, एस से ई को विजिट करने की कॉस्ट 9 है, और एस से पी को विजिट करने की कॉस्ट 1 है। सो मिनिमम कॉस्ट जो है वो पी है। सबसे पहले हम पी को विजिट करेंगे। पी को जब हमने विजिट किया तो उससे एक और नोड ओपन हो जाएगी हमारे पास क्यू, और उसकी कॉस्ट 16 है। हमारे पास इससे मिनिमम कॉस्ट पाथ पड़ी हुई है, सो हम डी को विजिट करेंगे। डी को विजिट किया तो इससे हमारे पास जो नोड्स एक्सपेंड हुई हैं वो बी, सी एंड ई हैं। बी तक जाने की कॉस्ट 4 है। इसको आप देख सकते हैं, एस से डी तक जाने की कॉस्ट 3 प्लस डी से बी तक जाने की कॉस्ट 1, सो एस से बी पर जाने की कॉस्ट जो बन जाएगी दैट वुड बी 4। हम बी को विजिट करेंगे। बी को विजिट करने के बाद मिनिमम कॉस्ट जो है प्रायोरिटी क्यू के अकॉर्डिंगली वो ई है, हम ई को विजिट करेंगे। ई को विजिट करने के बाद जो मिनिमम कॉस्ट हमारे पास है दैट इज ए, जिसको हम एस डी बी के थ्रू हमने हिट किया है। सो ए को विजिट करेंगे, ए की कॉस्ट 6 है, और ए से फर्दर कोई नोड ओपन नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 7 कॉस्ट की पाथ अवेलेबल है विच इज़ आर, हम उसको विजिट करेंगे। इसके बाद एफ ओपन हो गया है, हम एफ को विजिट करेंगे और इसकी कॉस्ट 8 है। 8 को विजिट करने के बाद हमारे पास 2 नोड्स ओपन हुई हैं सी एंड जी, लेकिन इससे पहले ई हमारे पास अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट 9 है, सो हम ई को विजिट करेंगे। और अब हमारे पास जी अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट 10 है, सो हम एफ के थ्रू जी को विजिट कर लेंगे, एंड दैट इज आर सॉल्यूशन, दैट इज आर गोल नोड। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन एक्सपेंड हुआ है और किस तरीके से सर्चिंग की है। बजाय इसके कि हम एक ही लेवल के ऊपर रहते या एक ही डेप्थ के अंदर सर्च करते, पूरे जो सॉल्यूशन है उसको एक्सपेंड किया गया है, और जहां पर मिनिमम कॉस्ट मिली है एजेंट ने उस मिनिमम कॉस्ट को फॉलो किया है। द गुड थिंग अबाउट यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज़ दैट यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज़ कंप्लीट एंड ऑप्टिमल। हमेशा सॉल्यूशन हमें मिलेगा और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल रहा होगा। सो अगर कोई लूप्स अगर होती हैं उसके बावजूद यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च हमें डेफिनेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। द बैड थिंग अबाउट यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज़
कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर नोड्स को एक्सपेंड करता है, और हमारे पास चूँकि ह्यूरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, गोल की लोकेशन के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सो जो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। These are few videos about uniform cost search and some comparison of breadth first search, depth first search and uniform cost search. So आप इन वीडियोस को देखकर आप गेस करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी वीडियो जो है वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के बारे में है, कौन सी डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में है और कौन सी ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में है। जब हम इन सर्च स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास सर्च जो है वो रॉन्ग और इनएक्यूरेट रिजल्ट्स शो कर सकती है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल फॉर इंस्टेंस हम इस तरह की ले सकते हैं कि अगर आप मैप के ऊपर सर्च कर रहे हैं और पाथ्स अवेलेबल हैं और उन पाथ्स को डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो उस सूरत में मुमकिन है हमारे पास जो सिचुएशन हो वो कुछ इस तरह की हो। सो जस्ट बिकॉज कि कोई पाथ अवेलेबल थी और अगर हमारे पास उस पाथ के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं। सो दैट्स वाई ब्लाइंड सर्च अप्रोचेस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता और उनकी जगह रिकमेंडेड ये है, ज़्यादा बेहतर ये है कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए हम इन्फॉर्म्ड सर्च अप्रोचेस को यूज़ करें, ऐसी सर्च अप्रोचेस जिनके अंदर हमारे पास एनवायरनमेंट के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, सर्च स्पेस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हों, उनको यूज़ किया जाए। फाइनली ये एक प्रॉब्लम है जिसको आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्लास से पहले आप सॉल्व करके आएँ, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ए से बी तक जाना है। ए स्टार्टिंग नोड होगी, बी एंडिंग नोड होगी, और आपने कोशिश ये करनी है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च तीनों को इम्प्लीमेंट आप करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम जो हमारा लाइव सेशन होगा उसके अंदर फिर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। थैंक यू।